नमस्कार दोस्तों, मैं B.R. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास में आज का टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल पर EIC का आधिपत्य। क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण के बाद भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला और इसके चलते यूरोप की बहुत सी कंपनियां भारत के अंदर आई। हमने पढ़ा PDEDFS इससे पहले की वीडियो में, तो उसमें सबसे जो शक्तिशाली बनकर जो कंपनी उभरी वो थी EIC, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके पूरे भारत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी भारत में, जिन्होंने जिस प्रांत से एंटर किया था वो है सबसे पहले बंगाल। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल को ही जीता था। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया। तो चलिए देखते हैं। बंगाल पर EIC का आधिपत्य। थोड़ा सा मानचित्र देख लो, ये हिंदुस्तान का मानचित्र है। देखिए दिल्ली, उस समय जो मुगल बादशाह बैठता था दिल्ली में, तो यहाँ मुगल बादशाह बैठता था और पूरे हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह का अधिकार था। तो ये बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था, ठीक है। इसके अलावा अवध वगैरह बहुत सारे और भी थे, तो थोड़ा सा देखते हैं, आइए। यदि हम बात करें उस टाइम के बंगाल की, तो उस टाइम का बंगाल जो है वो बहुत बड़ा था। उस समय बंगाल का एरिया बहुत बड़ा था। वर्तमान के यदि ये बात करें, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का बिहार और वर्तमान का उड़ीसा, ये पूरे इलाके में, बंगाल में ये पूरा इलाका ही क्या था, शामिल था। बहुत बड़ा प्रांत था। और सबसे बड़ी बात, मुगल साम्राज्य का सबसे संपन्न जो था स्टेट, प्रांत, वो कोई और नहीं, बंगाल ही था। तो याद रख लीजिए, बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे संपन्न प्रांत था। तो याद रखिए, यहीं इसी मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एंट्री की थी, मतलब इसी को जीता था सबसे पहले। तो चलते हैं, अब बात करेंगे बंगाल के नवाबों के। तो देखिए, बंगाल का एक नवाब है मुर्शिद कुली खां। इसका टाइम पीरियड याद रख लीजिए, मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727। क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी और उत्तरवर्ती मुगल शासक क्या थे, कमज़ोर थे। तो हुआ क्या था कि जो प्रांत के जो शासक थे उनका धीरे धीरे उत्थान हो गया, है ना। उन्होंने धीरे धीरे जो केंद्र से, मतलब मुगल जो बादशाह, उससे खुद को अलग कर दिया, खुद को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन ये एक लंबा जो टाइम पीरियड चला था। तो देखिए मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां का टाइम पीरियड है 1713 से 27 तक। देखिए मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, मुगल बादशाह से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। लेकिन ध्यान रखना, नियमित कर भेजता रहा, किसको, मुगल दरबार में। देखो, इन्होंने मुर्शिद कुली खां ने खुद को स्वतंत्र तो कर दिया, है ना, मुगल बादशाह से स्वतंत्र कर दिया, लेकिन टैक्स भेजता रहता था लगातार मुगल दरबार में। इसके अलावा मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, इजारेदारी प्रथा बंगाल में शुरू की, मतलब ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट की और किसानों को तकावी ऋण दिया। तकावी ऋण का मतलब हो गया फसलों पर अग्रिम लोन, है ना, एक तरीके से कृषि ऋण। तकावी ऋण का मतलब कृषि ऋण। तो उन्होंने बंगाल में इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की और कृषि ऋण, तकावी ऋण स्टार्ट किए। इन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लिया। देखिए नाम ही मुर्शिद कुली खां है, तो याद रखना, राजधानी पहले ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ, वो था, इनका दामाद ही था शुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खां में सिंपल है, खुद को मुगल बादशाह स्वतंत्र घोषित किया। इसके अलावा लेकिन टैक्स भेजता रहता था, इजारेदारी और तकावी ऋण। और इसका दामाद, इसका उत्तराधिकारी हुआ शुजाउद्दीन। इसके बाद देखिए सरफराज खान जो है वो नवाब बना था। उसके समय क्या हुआ था, अलीवर्दी खां, है ना, उन्होंने क्या किया था, पहले ये बिहार वाले इलाके में शासन करता था, है ना, बंगाल के छोटा इलाका बिहार के वाले इलाके में शासन करता था। तो अलीवर्दी खां, नेक्स्ट आपका आएगा अलीवर्दी खां, तो 1740 से 1756। तो देखिए मुर्शिद कुली खां के बाद में शुजाउद्दीन है, और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान हुआ, सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खां हुआ। अलीवर्दी खां का टाइम पीरियड 1740 से 56। क्या हुआ, 1740 में उन्होंने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर गद्दी प्राप्त की थी। तो अलीवर्दी खां महत्वपूर्ण है, 40 से 56 टाइम पीरियड है। गिरिया के युद्ध 40 में सरफराज को हराकर गद्दी प्राप्त की बंगाल की। और क्या किया, उन्होंने मुगल दरबार में राजस्व देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। सिंपल है, देखिए
मुर्शिद कुल्ली खां स्वतंत्रता की घोषणा करता है लेकिन टैक्स भेजता रहता है। अब ये क्या करेगा, उस काम को आगे बढ़ा दिया, अब टैक्स भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। देखिए टैक्स बंद कर दिया तो बंगाल की जो संपन्नता थी वो लगातार बढ़ रही थी और बताते हैं कि बंगाल इतना संपन्न हो गया, इतना संपन्न हो गया, उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग के नाम से लोग जानते थे। तो सिंपल है, टैक्स मुगल दरबार में नहीं भेजा, बंगाल क्या हो गया, संपन्न, तो इसे भारत का स्वर्ग कहते थे। अच्छा, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, सिराजुद्दौला। सिंपल। अब नेक्स्ट आएगा आपका सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला आया, इसके बाद इसका टाइम पीरियड 56 से 57, मात्र 1 साल 1.5 साल का टाइम पीरियड है। क्या हुआ था, 56 में ये गद्दीर बैठा था और उसी साल एक घटना हो जाती है 20 जून 1756 को, क्योंकि अंग्रेजों का हद से बंगाल में लगातार बढ़ रहा था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। 20 जून, गर्मी का मौसम था, 1756 की बात है, और टोटल 146 लोगों को बंद किया। सुबह देखा तो 146 में से 123 मर चुके थे, केवल 23 लोग जिंदा बचे थे, जिसमें एक व्यक्ति था होलवेल, वो जिंदा बचा था। बाद में उसने इस घटना का उन्होंने क्या किया, वर्णन किया। तो याद रखिए ये घटना इतिहास में कहलाती है काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। तो याद रखिए कब है, 20 जून 1756, काल कोठरी घटना, 146 लोगों को कमरे में बंद कर दिया। सुबह 23 जिंदा मिले, बाकी सब मर गए। इसका वर्णन कौन करता है, होलवेल। होलवेल बताता है कि वो खुद इसमें क्या था, 146 लोगों में शामिल था। चलिए आगे क्या हुआ, महत्वपूर्ण युद्ध 23 जून 1757। एक तरफ सिराजुद्दौला और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों जंगे मैदान हो गए। याद रखिए एक तरफ कौन है, सिराजुद्दौला, और एक तरफ कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा युद्ध हुआ, 23 जून 1757 का पलासी का युद्ध। और ये पलासी का मैदान कहाँ पड़ता है, बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। देखो क्या हुआ, इसमें यह हुआ था, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। ठीक, तो अब देखो युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला खुद भाग लेता है और सिराजुद्दौला के दो विश्वसनीय लोग और भी है, मीर मदान और मोहनलाल, इनके पास छोटे छोटे सेना है, इन लोगों ने भाग लिया। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उन्होंने क्या किया, विश्वासघात किया, है ना। तो याद रखना, तो ये पूरा पहले से प्लान हो चुका था, है ना। तो इसमें सिराजुद्दौला का पक्ष बेहद कमजोर रहा। तो सिराजुद्दौला को पता चला कि मैं हार रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, वो पालकी में बैठकर युद्ध मैदान से ही निकल गया और महल में जाकर छुप गया, जहाँ पर उसका वध कर दिया मीरान ने। मीरान कौन है, मीर जाफर का पुत्र है। तो इसके सेनापति का ये क्या पुत्र है, तो मीर जाफर के पुत्र मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। देखिए हार का मूल कारण क्या है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों की तरफ मिल गया था और वो भागा। तो उसके बाद मीर जाफर के पुत्र मीरान ने इसकी महल में क्या कर दी, हत्या। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के पेपर में पूछा गया सवाल है कि सिराजुद्दौला का वध किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, पलासी में सिराज की हार हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसकी सेना का क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। तो अंग्रेज लोग षड्यंत्र से ये पलासी की जंग जीत गए। कब, 23 जून 1757। अब पलासी की जंग जीत गए, सिराजुद्दौला का वध कर दिया। अब अंग्रेजों ने इसी सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, है ना, उसको क्या बना दिया, वादे के मुताबिक बंगाल का नवाब बना दिया। तो नेक्स्ट आएगा मीर जाफर। तो 1757 में मीर जाफर गद्दीर बैठ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको बंगाल का राजा बनाया था। तो ये खुले हाथ से अंग्रेजों को गिफ्ट देता है, इनाम देता है। और क्लाइव को इसने 24 परगना की जागीर भी दे दी थी, खूब सारा धन दिया अंग्रेजों को, है ना। तो 3 साल उन्होंने शासन किया, 57 में गद्दीर बैठा, 60 तक रहा। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, क्योंकि ये 3 साल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की हाथों की कठपुतली रहा, और मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ भी कहते थे और कहा भी जाता है ना, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की क्या था, कठपुतली था। 60 में मीर जाफर को हटाकर और इसकी जगह किसको नवाब बनाया अंग्रेजों ने, मीर कासिम को। तो मीर कासिम 60 में गद्दीर बैठा। मीर कासिम कूटनीतिज्ञ था, उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति में वृद्धि करनी होगी, अंग्रेजों से लड़ाई होगी। तो उन्होंने 2 काम किया। क्या किया,
मीर कासिम ने राजधानी परिवर्तन कर ली, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर। मुंगेर कहाँ है, बिहार में, क्योंकि उसको पता था कि सेना का भी गठन करना है, बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, तो अंग्रेज कोलकाता के पास तो करने नहीं देंगे, इसलिए राजधानी उनसे थोड़ा दूर ले गया। तो कहाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद बंगाल में और मुंगेर कहाँ है, बिहार में, तो राजधानी ले गया। और क्या किया, और उन्होंने सबके लिए व्यापार की स्वतंत्रता दे दी। तो व्यापार सबके लिए क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो अंग्रेजों के टैक्स में कम यही, अंग्रेज इससे क्या हो गए, नाराज। तो अंग्रेजों ने वापस किसको बनाया, मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर हटाकर कासिम को बनाया, तो कासिम ने ये काम कर दिया, तो वापस मीर जाफर को बना दिया 1763 में। अब क्या हुआ, मीर कासिम यहाँ से भागा, है ना, मीर कासिम को सत्ता से हटा दिया, तो में ये भागा, कहाँ पहुँचा, बंगाल से पहुँचा अवध। अवध का राजा कौन था, सुजाउद्दौला। और कहाँ पहुँचा, दिल्ली। दिल्ली का मुगल बादशाह उस टाइम कौन था, शाह आलम सेकंड। तो दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का सत्ताच्युत शासक मीर कासिम, ये तीनों सेना लेकर कहाँ, बंगाल की ओर कूच करते हैं। तो इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना से तैयार है, तो इधर से अंग्रेज और इधर से ये तीनों भारत की संयुक्त सेना, ये दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में जंग हुई 1764 में बिहार के बक्सर के मैदान में, और इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जाफर के टाइम क्या हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है, बिहार में। एक तरफ EIC है, एक तरफ तीन लोग है, शाह आलम सेकंड दिल्ली का मुगल बादशाह है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम। एक तरफ ये तीन लोग, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत और इनकी तीनों की संयुक्त सेनाओं की क्या हो गई, हार, है ना। और इसके बाद याद रखना, नेक्स्ट मीर जाफर के बाद हम बात करेंगे और 2-3 शासक और आए थे, उसके बाद बात करें मुबारक-उद-दौला। तो मुबारक-उद-दौला का टाइम पीरियड 1770 से 75, ये बंगाल का क्या था, अंतिम नवाब था। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर आधिपत्य। बहुत सिंपल है, सबसे धनी प्रांत है, मैं 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। सबसे धनी प्रांत है ना, और ये इसका क्षेत्र विस्तृत था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। इसमें 3-4 शासक याद रखिए, नवाब याद रखिए, मुर्शिद कुली खां, राजधानी मुर्शिदाबाद, है ना। दिल्ली से खुद को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन टैक्स देता रहा, इजारेदारी पर था तकाविरन, सिंपल। उसके बाद अली वर्दी खां, गिरिया के युद्ध में सरफराज को हराकर गद्दी प्राप्त की, सिंपल। और क्या किया, मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया, मुगल बादशाह को, और बंगाल संपन्न हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला के टाइम 2 घटना, 20 जून 1756 की कालकोठरी घटना और 23 जून 1757 पलासी का युद्ध, सिराज की हार और सिराज का वध। फिर मीर जाफर कठपुतली रहा अंग्रेजों की। फिर मीर कासिम ने राजधानी चेंज की, सबके लिए व्यापार फ्री किया, तो वापस मीर जाफर को राजा बनाया, नवाब बनाया। तो मीर कासिम गया भागकर कहाँ, अवध का सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर वापस। बक्सर का युद्ध हुआ 64 में, जिसमें फिर कंपनी की जीत हो गई। और बक्सर जीतने के बाद पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब ये सबसे शक्तिशाली बनकर उभर गए थे, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय बादशाह दिल्ली का मुगल बादशाह को हराया और 2 प्रांत अवध और मीर कासिम दोनों को हराया। तो तीनों की संयुक्त सेना को एक साथ हरा दिया। तो अब अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हुई। तो आज का टॉपिक था ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से बंगाल पर आधिपत्य हुआ। पढ़ा, बहुत सिंपल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। एग्जाम में यहाँ से 1-2 सवाल आते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।